हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नोवा निखिल चैनल और मैं हूं पूजा मिश्रा। तो आज हमारी ये अकाउंट्स की आखिरी क्लास है, दैट इज़ लेक्चर नंबर 17। ठीक है, हमने बहुत ही हमारी जो पहली क्लास थी, जब हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया था, निखिल सर ने जो आपको प्रॉमिस किया था दैट EPFO की आपको सारी क्लासेस फ्री में मिलेंगी, जो कि हम लोगों ने सक्सेसफुली उस चीज़ को जो है वो डिलीवर किया, निभाया उस प्रॉमिस को। एंड हमने टोटल जो 5 सब्जेक्ट्स जो हमने स्टार्ट किए थे, इंश्योरेंस एंड ऑडिट, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटेंसी, हमने 5 सब्जेक्ट हमने उठाए थे, जो कि हमारा 4 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एंड एक हमारी सोशल सिक्योरिटी जिसकी कि 2 क्लासेस बची हुई है और वो भी हमारी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमने सब कुछ खत्म कर लिया। हमारी सारी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलती रही है, सब कुछ बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं किया गया उसके लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में एक अगेन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमें ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, सारे क्लासेस को देख रहे हैं, तो उनको तो पता ही होगा, और जो हमारे टेलीग्राम से कनेक्टेड है उनको भी सब कुछ पता होगा। बट जो नहीं है, जो नए व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि हमारी जो MCQ की जो बुक है, जो कि मोस्ट अवेटेड थी, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि जो भी मैं इसमें पढ़ा रही हूँ, जो भी हमारे मिसलेनियस बच जाएंगे, प्लस इससे क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं एग्जाम के लिए, ये मैं सब लास्ट में अपने MCQ की बुक लेकर के आऊँगी, तो आपको उससे बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। अगर आप मेरे क्लास नोट्स पढ़ते हो और उसके साथ अगर MCQ की वो बुक पढ़ते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप एग्जाम में जब कर रहे होगे क्वेश्चन, ना बहुत सारे बच्चे का ये रिव्यू भी आया है कि जब वो एक्चुअली में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनको लग रहा होता है कि जैसे कि वो सारे क्वेश्चंस उनके देखे हुए हैं। तो आप एक बार, बिलीव मी, आप एक बार जाकर के MCQ की बुक जो है लेने से पहले, कहते हैं ना कि एक प्रीव्यू होती है। ठीक है, मैं आपको एक बार क्लासेस में दिखा देती हूँ पहले अनाउंसमेंट, उसके बाद हम लोग इस पर बात करते हैं। तो आज हमारी जो है ये लेक्चर नंबर 17 होगी ये। ठीक है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे AS 13, 15, 16, 26 डिबेंचर्स, पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, जितने भी हमारे बचे हुए हैं सब कुछ मैंने इसमें जो है वो डाल दिए हैं इस नोट्स में। एंड ये हमारी जो है वो लेबर लॉ के लिए 300 प्लस है। 300 प्लस क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ हमने गिन करके 300 क्वेश्चंस नहीं डाले हुए हैं, 326 क्वेश्चंस जैसे इस PDF में डाले हैं। अकाउंटिंग में मे भी कि 326 ना हो के 350 डाल दूँ, मैं 400 डाल दूँ, कुछ भी हो सकता है 300 से ज़्यादा, जो मुझे लगता है कि एक बेटर कवरेज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमेशा जो हमारा टारगेट है वो एस्पिरेंट्स को देखने के हिसाब से रहा है कि उनके लिए क्या मोस्ट बेनिफिशियल है। कभी भी हमारा प्रॉफिट मेकिंग वाला वो कभी इंटेंशन नहीं रहा है। तो इसीलिए आपको बेस्ट कवरेज के अकॉर्डिंग, यानी कि, और आपको दूसरा ऐसा नहीं कि रैंडमली आपको कोई भी 300 क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको यही लग रहा हो कि हो सकता है 300 रैंडम, उससे जरूरी थोड़ी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए। डेफिनेटली आपकी जो ये डाउट है वो सही है, बट 300 क्वेश्चंस को जो है वो पूरी जो हम लोग जो एक सिलेबस है, जो चैप्टर्स बटे हुए हैं, तो आपको पहले तो इनिशियली आपको फर्स्ट पेज में जो है पूरी इंडेक्स मिलेगी कि ये चैप्टर है। उस एक चैप्टर से मैंने MCQ बनाए हुए हैं ताकि कुछ छूटे ना, ऐसा ना कि अनप्रोपोर्शनेट हो जाए कि कोई एक चैप्टर से है ही नहीं, किसी एक से 50 है। ठीक है, तो सब कुछ बिल्कुल प्रोपोर्शन में आपको मिल जाएगा। एंड आपको जो क्वेश्चंस के लेवल है, ईजी, मीडियम, हार्ड, तीनों टाइप के क्वेश्चंस जैसे एग्जाम में आते हैं सब कुछ मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स अगर उससे बन सकता है उस टॉपिक से, जैसे अकाउंट्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है वहाँ पे, एंड उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भर भर के आपको MCQ के बुक में मिलेंगे हमारे। ठीक है, तो आप अगर आपको ये परचेज करनी हो, अगर लेबर लॉ की बुक, जो कि बहुत ही अगेन टेक्निकल सब्जेक्ट है, फॉर EPFO समझ ही नहीं आता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो हमारी नोट्स देखो, मैं पहले हमारा नोट्स सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, नोट्स प्लस दिस प्लस PYQ, आपको ये तीनों का सेट बना करके प्रैक्टिस करना है, तो आपको इजीली एग्जाम में हैंडल होंगे क्वेश्चंस। तो आप ये बुक में जब जाओगे तो देखो, आप जब इसकी जो PDF है उसमें क्या है कि जो बुक है हमारी, वो एक साइड में इंग्लिश के क्वेश्चन है, दूसरी साइड में हिंदी के क्वेश्चन है, यानी ये दोनों माध्यम के लिए लाया गया है ताकि हिंदी वाले पीछे ना रह जाए, छूट ना जाए। वो हमारी जो बेनिफिट, जो हमारी इनिशिएटिव है, वो सबको फायदा मिल जाए। ठीक है, इसीलिए ये कॉस्ट भी है, वरना फ्री ही होती। हिंदी को ट्रांसलेट करवाने के कॉस्ट लग रहे होते हैं, स्टूडियो का रेंट लग रहा होता है, तो हम लोग बस वही कॉस्ट भी कहते हैं ना कि कॉस्ट ही रिकवर हो जाए तो बहुत है, प्रॉफिट तो रहने दो, बस कॉस्ट आ जाए। ठीक है, और दूसरा, ये आपकी बुक ऑलरेडी आउट है। ठीक है, जब आप इसमें क्या करो, अगर आपको ये बुक परचेज करनी हो तो ये 90 रुपीज़ में बुक मिल रही है। अगर आपको ये सिंगल बुक है तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा ये कि आपको जितनी भी हमारी क्लासेस हुई है लेबर लॉस की, पूरी क्लासेस, टोटल क्लासेस है 16-17 क्लासेस डली हैं, तो पूरी क्लास 1 से लेकर क्लास पूरी 17 तक आपको इकट्ठे एक PDF में पूरी नोट्स मिल जाएगी ताकि आप रिविजन कर पाओ। ठीक है, अभी लेक्चर वाइज डले हैं, आपको एक जगह मिल जाएगी, प्लस उसके अलावा आपको ये 300 जो MCQ की बुक है विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आप देखोगे एकदम डिटेल्ड में है, यानी कि पूरी की पूरी सिलेबस को ऐसा नहीं कि बस उसका आंसर लिख दिया, नहीं, उससे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ डाली गई है उसमें। ठीक है, तो ये आपका इसको लेकर के हो गए। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट है वो अकाउंटेंसी को लेकर के, इसकी भी जो है वो आ चुकी है। तो आप इसके लिए भी, अगर आपको सिर्फ ये परचेज करने हैं तो 85 है, अगर लेकिन आप दोनों परचेज करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप 150 में दोनों ले सकते हो। आपको कैसे परचेज करना है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करो, उसमें डिटेल में वहाँ पे दी हुई है, वहाँ पे स्कैनर डाला हुआ है, वहाँ से आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको एक लेनी है या दोनों लेनी है, देख लो, मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप दोनों ले लो, क्योंकि हमारा जो है बहुत कम प्राइस में अभी अवेलेबल है ये, एंड दोनों लेने से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। एंड सेट ऑफ
क्वेश्चंस आपको इतने सारे मिल रहे हैं, तो आप वहाँ पे जब पे करोगे और एक नंबर आपको व्हाट्सअप की वहाँ पे दी हुई है, उसमें आप स्क्रीनशॉट भेजना अपने पेमेंट की, तो फिर आपको जो है वो नेसेसरी जहाँ पे आपको पेड जो हमारा ग्रुप है जहाँ पे PDF डल रही है वहाँ पे ज्वाइन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। तो चलो हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी मैं ऑफिस जाने से पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो जो है मैं ऑलरेडी आई एम टू मच इन हरी। तो अब देखो, लेकिन कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ मैंने नोट्स में डाल दिया, डोंट वरी। AS 13 जो है वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको नाम याद रखने AS के, मैंने आपको पहले भी बताया था कि AS के नाम यू हैव टू मग इट अप। AS 13 में हमारा क्या है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड AS 13 प्रिस्क्राइब दैट हाउ टू अकाउंट फॉर अनक्लासिफाई। अब जब भी कोई इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट बहुत तरह के हो सकते हैं, आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, करंट इन्वेस्ट करते हो, कैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट से जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग है कैसे वो डील होती है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम आती है उसको आप कैसे रिकग्नाइज करोगे, तो उससे रिलेटेड सब कुछ ये AS तय करता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, क्यों स्टैंडर्ड बनाया जाता है, सब कुछ ये हम लोग ऑलरेडी अपने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखनी है पूरी लिस्ट, आपको प्ले लिस्ट सब कुछ 5 क्लासेस की, जो हमारी 5 सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है, आपको पूरी की पूरी डेडिकेटेड प्ले लिस्ट जो है उस चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर के देख लेना। और एक हमारी कॉमन है जिसमें कि सब कुछ डले हुए हैं, तो वहाँ से कन्फ्यूज मत होना। डेडिकेटेड 5 है प्लस एक कॉमन है जिसमें कि सारी वीडियोज़ डली हुई हैं। तो इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, देखो यहाँ पे टर्म है, ऑब्वियसली जब हम लोग कहीं कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जहाँ पे हम लोग जो है इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर, जहाँ पे हम मुझे 1 साल से कम रखने हैं वो चीज़। ठीक है, और 1 साल के अंदर ही वो हमें मतलब उससे मुझे पैसे रियलाइज हो जाएंगे, यानी कि 1 साल से कम के लिए हम लोग कर रहे हैं, उसको करंट एसेट कहते हैं। 1 साल से ज़्यादा कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कहते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग वगैरह हो गया। कैरिंग अमाउंट किसको कहते हैं, अमाउंट एट विच इन्वेस्टमेंट को रिकग्नाइज किया जाता है, बैलेंस शीट पे जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं कैरिंग एसेट, कैरिंग वैल्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देख लो 4 तरह से बांटी गई है, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी। मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ा रही हूँ आज, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। PDF में हर चीज़ डिटेल में है, क्लासेस के साथ सुन लेना। ठीक है, और नहीं तो स्पीड थोड़ी स्लो कर लेना, फिर भी समझ में आ जाएगा। PDF मेरी ऐसी है, नोट्स मेरे ऐसे हैं कि आपको कहते हैं ना, नोट्स बनाने में इतनी मेहनत इसलिए लग रही होती है क्योंकि इसी से ही आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। सिर्फ इसको पढ़ोगे तो नहीं आएगी, अगर आप कॉमर्स के नहीं हो। क्लासेस के साथ देखो, समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आई फिर भी मुझे बोलना, मैं आपको अलग से एक एक्सप्लेनेशन के साथ क्लासेस ले आऊँगे। कैसे करोगे मेजरमेंट, इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करोगे, जितने भी इन्वेस्टमेंट है, देखो यहाँ से एक MCQ बन सकते हैं कि सारे इन्वेस्टमेंट को जो है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, विच इंक्लूड्स परचेज प्राइस, ब्रोकरेज ड्यूटी, फीस, जो भी आप इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए देते हो सब कुछ उसमें ऐड होगा। एंड इफ अक्वायर्ड तो बाय इशू ऑफ शेयर्स और असेट्स, तो उसका कॉस्ट कैसे करोगे, जो फेयर वैल्यू होगा उस शेयर्स का। मान लो कि अगर आपने कैसे किए, उस इन्वेस्टमेंट को आपने कैसे खरीदा है, मान लो कि आपने बिल्डिंग खरीदा है, कैसे, तो आपने इतने आपके शेयर्स थे उसको दे करके आपने खरीदा है, तो उस शेयर्स के जो भी प्राइस हैं उस पर रिकॉर्ड होगा वो। ठीक है, टाइप देख लो यहाँ पे, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट है तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, वैल्यूएशन कैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछाते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू किया जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म को करने का तो कॉस्ट है कि कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लेकिन करंट पे लोअर ऑफ कॉस्ट, जितने आपके पैसे लगे हैं, यानी तो अभी उसका दाम जो मार्केट में चल रहा है, दोनों में से जो कम है उस पर होगा। तो देख रहे हो, दोनों की ट्रीटमेंट, दोनों की मैथड ऑफ रिकग्निशन इज डिफरेंट, तो आपको ये याद रखने हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ चेंज, यानी कि जो भी इससे होगा, मान लो जो भी लॉस हो रहा है उसको PL में रिकग्नाइज करेंगे, और यहाँ पे जो है वो अगर मान लो परमानेंट कुछ अगर वैल्यू गिर गई है उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो फिर हम लोग उस चार्ज को PL में डालेंगे। रिक्लासिफिकेशन, मान लो कि अगर आपकी पहले अभी कोई एसेट करंट में है, बाद में जाकर के आपको लगता है कि ये तो लॉन्ग टर्म एसेट में इसको हम लोग क्लासीफाई किया जा सकता है, तो फिर हम लोग कैसे उसको वैल्यू करेंगे, यूज़ करो अगेन वही कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। ठीक है, जो भी दोनों में से कम है, और अगर लॉन्ग टर्म से करंट में डाल रहे हो तो लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, यानी कि दोनों में अंतर क्या है, तो अभी जिस पे आपने खरीदा था कॉस्ट वो हो गई। कैरिंग अमाउंट क्या होता है, तो कैरिंग अमाउंट हम लोग यहाँ पे देखो क्या है, जिस पे जो है कैरिंग अमाउंट इज, देखो अमाउंट जिस पे कि रिकग्नाइज किया गया है ऑलरेडी बैलेंस शीट पे, इसको कहते हैं हम लोग कैरिंग अमाउंट। तो दोनों में से जो लोअर है वो होगा इसके लिए करंट टू लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म तो बहुत बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो इसको देख लेना एक बार। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको किस तरह की इनकम हो रही होती है। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट किए हो तो आपको डिविडेंड मिल रही होती है, अगर आप बॉन्ड और डिवेंचर में इन्वेस्ट किए हो तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हो तो आपको रेंटल्स आ रहे होते हैं। तो इस टाइप की जो होते हैं, तो जब भी कब हम लोग इनकम रिकग्नाइज करते हैं, जब मुझे राइट टू रिसीव जब स्टैब्लिश हो जाएगा, राइट टू रिसीव याद रखना, जैसे कि हमारा उसमें कैसे था, इंटरेस्ट वाला इनकम में याद करो पीरियोडिक बेसिस पे था हमारा, टाइम प्रोपोर्शनेट के आधार पे। ठीक है, रॉयल्टी में क्या था हमारा, अक्रूवल था, वैसे ही इसमें क्या है, इसमें है हमारा राइट टू रिसीव जब हो जाए। और अगर मान लो बोनस शेयर्स
शेयर्स है तो बोनस शेयर्स के केस में जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा सेम रहता है, बट एवरेज कॉस्ट पर शेयर जो है हमारा घट जाता है। ठीक है, बोनस शेयर्स क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी जो है कभी कभी कंपनी जो है बोनस शेयर्स इशू करती है, यानी कि आपके पास अगर 100 शेयर है तो कंपनी जो है उसके प्रोपोर्शनेट पे कि आपको मैंने बोनस दिए इतने शेयर, यानी उसके कोई कॉस्ट नहीं लगेंगे या फिर बहुत कम कॉस्ट लगेंगे, उस पर आपको बोनस मिल गए उतने, तो उसको कैसे रिकग्नाइज करोगे, तो यहाँ पे दी गई है। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जब आप बेचोगे उसको तो फिर कैसे करोगे, तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा कैसे निकलेगा हमारा, जितने में बिका प्लस जितने में अभी हमारा कैरिंग अमाउंट है जो हमारा अभी बैलेंस शीट में जितने अमाउंट पे दिख रहा है, दोनों को जब माइनस करोगे तो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, जो भी निकलेगा उसको पीएल में डालोगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या डिस्क्लोज करोगे कि आपका जो असेट है वो करंट है या लॉन्ग टर्म है, अगर आपने कुछ मेथड चेंज किया है, करंट को लॉन्ग टर्म में बदला है, तो फिर वो आपने जो मेथड्स इस्तेमाल किए हैं क्यों किया, उसका सब रीजन जो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, किस बेसिस पे वैल्यू कर रहे हो उसको करना पड़ेगा। एंड दूसरा क्या है हमारा सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस जो है एग्रीगेट मार्केट वैल्यू वगैरह, मतलब जो भी आपको सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं ना आप एक बार देख लेना इसको, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोजर में दिखवाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी मान लो कि 1000 शेयर्स खरीदती है 100 रुपये में, मार्केट वैल्यू जो है ईयर एंड पे आकर के हमारा 90 रुपये हो गया, यानी कि 10 रुपये का लॉस दिख रहा है। करंट इन्वेस्टमेंट अगर है तो यानी कि हम लोग कैसे इसको वैल्यू करेंगे, तो हमारा 10 रुपये का लॉस दिख रहा है ना यहाँ पे, तो 10,000 का लॉस हम लोग पीएल में डाल देंगे, क्योंकि उसका जो है हम लोग ईयर एंड पे जो हमारा बैलेंस डेट पे उस पर वैल्यू करके हम लोग उसको डाल देंगे, बट लॉन्ग टर्म है तो वो कॉस्ट पे ही रहेगा। AS 15 आ जाते हैं हमारा अगला AS एम्प्लॉय बेनिफिट, जितने आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है मैंने उतने ही डाले हैं। ठीक है, आपको सीए की पढ़ाई नहीं करनी है तो जिसके कारण आपको 2-2 क्लासेस सिर्फ एक AS पे चल रहे होते हैं उस पर। ठीक है, डिटेल में सारी अकाउंटिंग जनरल सब कुछ देख रहे होते हैं हम लोग, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जितनी है वो यहाँ पे सफिशियंट मैंने डाल दिया, तो डोंट वरी, डोंट फील कि ऐसा कि इतनी जल्दी हो गया यानी कि सिलेबस कवर नहीं हुआ। इस चीज़ को दिमाग से निकालो, पहले थोड़ा सा कहते हैं ना स्मार्ट बनो कि भाई चीज़ों को बाइफर्केट करके समझ रहे हो कि कोई एक टॉपिक को खींच करके 3 घंटा कर रहे हैं या फिर कोई आधे घंटे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। इतना समझने की बुद्धि तो आई होप आप में होगी, तभी आप एग्जाम दे रहे हो। तो AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इसमें क्या है AS 15 डिस्क्राइब करता है द अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपको सैलरी मिलती है, जो भी वेजेस मिलते हैं, जो लीव मिलती है, जो ग्रेचुइटी मिलती है, पेंशन मिलती है, जब भी आप कहीं पे सैलरीड पर्सन होते हो या फिर नौकरी कर रहे हो तो आपको जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको लेकर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से डील करता है AS 15। इसका गोल क्या है, टू इंश्योर करना दैट एंटरप्राइज जो है वो रिकग्नाइज करे लाइबिलिटी कि उसको कितने देने हैं, एंड एक्सपेंसेस जो भी जो है एम्प्लॉय जो सर्विस दे रहे हैं उसके बदले जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सब कुछ दी गई है कि अगर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स आप देते हो, फॉर एग्जांपल वेजेस, सैलरी, बोनस, तो इसको जो कि पेएबल हमारा 12 महीने के अंदर होता है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट बोलते हैं। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जैसे ग्रेचुइटी ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट के बाद मिलती है तो ये पेएबल होते हैं आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स जैसे कि लॉन्ग टर्म बोनस वगैरह ये सब हो गए, सबैटिकल लीव की हो गई, टर्मिनेशन बेनिफिट यानी कि जब आप नौकरी छूट जाती है तब जो पेमेंट आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दी गई है, ये आप पढ़ लेना। यहाँ पे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या होता है, एग्जाम्पल सब कुछ यहाँ पे थ्योरी है, इजीली समझ में आ जाएगा, ये देख लेना आप। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, एग्जाम्पल्स भी देख लेना। एंड AS 16 हमारा नेक्स्ट AS पे चलते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए तो यू आर ओपन टू कमेंट, नहीं समझ आया मैं आपको समझा दूंगी। AS 16 बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है हमारा, दैट इज AS 16 प्रिस्क्राइब हाउ टू अकाउंट फॉर बोरोइंग कॉस्ट। जब भी आप जो है उधार लेते हो, जब कंपनी उधार लेती है तो उसमें जो पेमेंट करने होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट के पेमेंट करने होते हैं तो उसको हम लोग बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जो इतनी कंपनी है सब लोन पे ही चल रही होती हैं। तो उसको लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि कैसे किस कब इंटरेस्ट को हम लोग को कैपिटलाइज करना है या फिर उसको एक्सपेंस में डालना है। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है कि जो हमारा एसेट है उसी में ऐड कर देना वैल्यू में, ये होता है कैपिटलाइज करना। एक्सपेंस मतलब उसको एक्सपेंस बोल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देना, डाल देना। ठीक है, मीनिंग ऑफ यानी कि ईयर एंड का एक्सपेंस दिखा देना कि इस साल का हमारा ये एक्सपेंस रहा, और कैपिटलाइज करने का मतलब है कि हमारे एसेट में ही ऐड कर दिया गया है। मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट क्या होता है, बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरिंग। जब आप फंड लेते हो तब एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लेना, ये समझ में आ जाएगा। जनरल रूल क्या है, अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो कैपिटलाइज करना है। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है कि एक एसेट जो कि सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा होता है बनने में, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये बनने में टाइम लग रहा होता है, जबकि जब उसको जैसे कि मान लो कि जो भी आप उसका यूज करोगे लेकिन उसको बनने में काफ़ी टाइम लग रहा होता है, उसका बेनिफिट आप बहुत दिनों तक उठाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स हो गए, प्लांट हो गए जो इंस्टॉल हो रहे हैं काफ़ी दिनों से, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। नॉन क्वालिफाइंग होता है जो रेडीमेड हमारा इन्वेंट्री होता है, जो तुरंत अवेलेबल है, लैंड को तुरंत परचेज कर लिया, ठीक है, ये सब होता है। तो अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड अगर बोरिंग कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज करेंगे, नॉन क्वालिफाइंग है तो फिर पीएल में डालेंगे हम लोग बैलेंस को। यहाँ पे देख लेना इसको, कैपिटलाइजेशन जो है वो बोरिंग कॉस्ट, ऐसा कोई भी बोरिंग कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जो हमने एग्जांपल देखा था अपनी लास्ट क्लास
में, जैसे कि हम लोग अगर डायरेक्टली ला रहे हैं, जो भी हमारा असेट से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो हम अपने असेट में डालेंगे, वही हमारा है। सस्पेंशन, मान लो अगर हमको कैपिटलाइजेशन हमारा अगर टेम्पररी बंद हो गया है, अगर मान लो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कुछ अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है बिल्डिंग में, अगर वो टेम्पररी हमारा बंद हो गया 2 साल के लिए, तो आप उस समय के लिए भी अपने जो कैपिटलाइज जो आप कर रहे हो बोरोइंग कॉस्ट को, वो भी आप टेम्पररी जो है वो सस्पेंड कर दोगे उस पीरियड में। नेक्स्ट हमारा जो है ये है AS 18, दैट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ये क्या होता है AS 18? रिलेटेड पार्टी, सबसे पहले क्या होता है देखो, रिलेटेड पार्टी का मतलब होता है अ पर्सन और एंटिटी दैट इज रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग एंटिटी। रिलेटेड पार्टी सिंपल समझो कि मान लो कि आप इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के तौर पे मत देखो, क्योंकि AS वगैरह इंडिविजुअल पे थोड़ी ना एप्लीकेबल होते हैं, कंपनीज पे होती है। कंपनीज में जो काम कर रहे होते हैं, जैसे डायरेक्टर होते हैं कंपनीज में, उसके रिश्तेदार हो गए, मतलब दूर दूर तक बहुत ज़्यादा लंबा एक कवरेज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल से रिलेटेड कैसे होगा? इंडिविजुअल एक रिलेटेड एंटरप्राइज से, अगर मान लो कि वो पर्सन जो है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रोल करता है डिसीजन, या फिर की मैनेजरियल पर्सन यानी कि डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो पर्सन है, तो यानी कि ये किसी भी डिसीजन को कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ये हमारा हो गया रिलेटेड पार्टी। ठीक है, या रिलेटिव्स है, स्पाउस है, पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है, सिबलिंग है, दूर दूर के कुछ भी, बहुत ब्रॉड कवर किया गया रिलेटेड पार्टी में। ठीक है, कंपनीज एक्ट में उस डेफिनेशन को यहाँ पे लिया गया। और अगर मान लो एंटिटी है, तो कोई ऐसा एंटिटी जो कि उस वहाँ के उस कंपनी को सिग्निफिकेंटली कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है, दोनों पार्टी जो है अंडर कॉमन कंट्रोल हैं। कोई ऐसी कंपनी है जिसमें कि कोई दूसरी कंपनी है जिसमें कि ये लोग वहाँ पे पार्टनर्स हैं, तो ऐसे दूर दूर के जो होते हैं ये सब रिलेटेड पार्टी हैं। इसको लेकर के क्या है यहाँ पे ये देखो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यानी कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप जरूर दिखाओगे कि आपकी रिलेटेड पार्टी तो कोई नहीं है जो वहाँ पे है, यानी कि तब तो कंपनी के जो डिसीजंस हैं उसको देखना पड़ेगा ना कि वो नॉन बायस तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो यानी कि कोई ना कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी रिलेटेड पार्टी कोई अगर है तो कैसे हैं, क्या नेचर, क्या वॉल्यूम रहा है उस ट्रांजेक्शन्स का जो कि उससे रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा है, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है AS 26, दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि गुडविल वगैरह हो गई, ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि असेट के लिए हमारा फिक्स्ड असेट के लिए AS 10 था, हमारे इंटेंजिबल के लिए AS 26 एक कंप्लीटली अलग से स्टैंडर्ड है, इसका नाम याद रख लेना आप। ठीक है, मीनिंग क्या है वो हम लोग पहले भी जान चुके हैं, नॉन मॉनिटरी एसेट होता है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, इसको छू नहीं सकते। ठीक है, एंड एग्जांपल जैसे पेटेंट हो गए, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ब्रांड नेम्स, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंजिबल एसेट? इजी वाले क्वेश्चन ये। इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि इंटेंजिबल एसेट को तभी रिकॉग्नाइज करना है जब वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसका लग रहा है मुझे कि फ्यूचर में फायदा होने वाला है उससे, एंड उसकी जो कॉस्ट को जो है वो अच्छा खासा डिटरमाइन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कॉस्ट ही उसको नहीं मेजर किया जा सकता है, ऐसी वो है, तो फिर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अगर ये कंडीशन मीट नहीं करता है तो फिर जो भी हमारे जो एक्सपेंस लगते हैं उसमें उसको PL में चार्ज कर देंगे, और अगर वो होता है तो फिर उसको कैपिटलाइज करेंगे। इंटेंजिबल एसेट 2 सोर्स से आते हैं, जैसे परचेज और इंटरनली जनरेटेड। मैंने पहले ही बताया था कि आप परचेज भी कर सकते हो पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क को, जिसको कि कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना है, और अगर इंटरनली जनरेटेड है, खुद का जनरेट किया हुआ है मेहनत से, तो उसको जो है हम लोग जनरली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। कॉस्ट में क्या क्या आता है? परचेज प्राइस, जो डायरेक्टली उस पर एट्रीब्यूटेबल है, ट्रेनिंग में जो खर्चा होता है, एडवर्टाइजिंग वगैरह सब चीज़ उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन किसको कहते हैं? कि जब हम लोग जैसे कि डेप्रिसिएशन बोलते हैं ना, जब फिक्स्ड एसेट को हम लोग करते हैं, डेप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू मूल्य जो ह्रास हो रही होती है, उसी तरह इंटेंजिबल एसेट में वही सेम डेप्रिसिएशन का नाम अमोर्टाइजेशन है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। डिवेंचर हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। डिवेंचर हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि बॉन्ड होता है, जब कंपनी को लोन खरीदना होता है तो वो मार्केट से पैसे उठाती है डिवेंचर या बॉन्ड बोल करके। जब आप उसको खरीदते हो तो आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक इंटरेस्ट मिल रहा होता है, चाहे 3 महीने पे, 6 महीने पे, 1 साल पे, पहले से डिसाइडेड होता है, और लास्ट में जब आपके वो पीरियड खत्म हो जाते हैं तो आपको पैसे आपके वापस कर दिए जाते हैं। ये होता है डिवेंचर। डिवेंचर में देख लो यहाँ पे नेचर क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट है ये, इसको याद रख लेना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा होता है, यूजुअली लॉन्ग टर्म होता है। हो सकता है कि आगे चल के लास्ट में बोल दे कंपनी कि उसको शेयर्स में हम कन्वर्ट कर देंगे, उसको कहते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, डिफरेंसेस क्या होता है शेयर्स और डिवेंचर्स के बीच में, ये आप देख लेना। यहाँ पे शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, डिवेंचर जो है वो क्रेडिटर्स होते हैं, ओनर्स नहीं होते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, इसको याद रख लेना। रिटर्न इसमें जैसे डिविडेंड मिलते हैं, इसमें इंटरेस्ट मिल रहे होते हैं, इसमें वोटिंग राइट होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। सिक्योरिटी यूजुअली अनसिक्योर्ड होता है, लेकिन डिवेंचर सिक्योर्ड होता है क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मिलते रहते हैं। रीपेमेंट के टाइम पे, ये लिक्विडेशन के टाइम पे रीपेमेंट होती है, लेकिन इसका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होता है। ये एंट्रीज है उससे रिलेटेड, ये एक बार एंट्री देख लेना आप। जैसे मान लो कि जब डिवेंचर आप खरीदते हो, अगर 100 रुपये वैल्यू है तो 100 रुपये में खरीदते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि कंपनी में आप देख रहे हो ना डिवेंचर से आपको पैसे आए, डिवेंचर इशू करके, तो कंपनी के पास पैसे आए, तो इसकी जो ट्रांजैक्शंस कैसे डील होते हैं मैंने आपको पहले बताया था, गोल्डन रूल हमारी पहली क्लास में जाकर के देख लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, प्रीमियम पे होता है, यानी कि 100 रुपये की वैल्यू लेकिन 10 रुपये ज़्यादा में आप इशू कर रहे हो, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट 110 आए, डिवेंचर से 100 आए, और सिक्योरिटी प्रीमियम में आप 10 रुपये डालोगे। ठीक है, डिस्काउंट में भी सेम हमारा वैसे ट्रीटमेंट है, देख लेना यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जब आपके इंटरेस्ट जो पे करने पड़ते हैं डिवेंचर पे, तो जब हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, और जब हमारे पेमेंट करने पड़ गए यानी कि पैसे चले गए तो टू
बैंक करके डिवेंचर होल्डर यहाँ पे आप कर दोगे। जब आप डिवेंचर जो है वापस कर दोगे मैच्योरिटी पे, तो हमारे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे ये है, एंड वापस कर दिए, पैसे देने पर गए, तो यहाँ पे ये एक बार ड्यू करा रहे हैं, एक बार पैसे दे रहे हैं, उसके दो अलग अलग एंट्री दिख रही है आपको। पार्टनरशिप फर्म में हमारा फर्म पता ही आपको, फर्म इज बिजनेस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के बिजनेस चला रहे होते हैं, और ये गवर्न हो रहा होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। यहाँ पे बेसिक सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी गई है जो कि एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आप। एग्रीमेंट होता है, इसमें डीड होती है, नंबर ऑफ पार्टनर, ये भी इस पर भी एग्जाम में एमसीक्यू आए हुए हैं, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का क्या हिसाब किताब है, म्यूचुअल क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसको याद रखना है। एलएलपी में लिमिटेड होती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होती है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड है, उसमें क्या क्या होता है देख लेना ये। एंड अकाउंटिंग पार्टनरशिप जो है, अगर कोई डीड नहीं है तो ये सब फॉलो करते हैं, ये देख लेना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखा जाता है, क्योंकि कोई डीड नहीं है, डीड में नहीं तो पहले से एग्रीमेंट में सब कुछ तय होता है। जर्नल एंट्रीज इससे रिलेटेड जो फेमस है वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, ये देख लेना आप। बस हो गई, यही थी हमारी आज की जो है लास्ट क्लास अकाउंटिंग की। एंड आपको जो भी अगर समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ अपने ऑफिस के लिए, इसलिए मैंने जल्दी पढ़ाया है इसको। एंड मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आएगी तो मुझे लगता है कि अगर सिग्निफिकेंट अगर कमेंट्स आए कि नहीं समझ में आया क्लास बिल्कुल, तो मैं क्लास को फिर से ले लूँगी, डोंट वरी, ठीक है। तो बस यही थे हमारी आज की जो है लास्ट क्लास अकाउंट्स के। अकाउंट्स हमारा खत्म होता है, हमारा 4 सब्जेक्ट्स जो है वो हमारा खत्म हो चुका है। एंड आपको मैं रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप एमसीक्यू बुक को खरीदो एंड मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ उसके, ठीक है। एंड लिंक आपको नेसेसरी जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के चेक कर लेना आप। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।